भारत में प्राचीन काल से आज तक अनेकों युद्ध लड़े गए, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी हुए जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। चलिए जानें ऐसे 7 युद्धों के बारे में जिन्होंने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। 1. कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग की ओर से 60,000 सिपाही की सेना लड़ाई के मैदान में थी तथा मौर्य सेना में 1 लाख से अधिक सिपाही थे। इस युद्ध में महानरसंहार हुआ, लगभग समस्त कलिंग सेना मारी गई और मौर्य सेना को भी विजय की भारी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध की विभीषिका देखकर सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और भविष्य में युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा भी की। परिणाम, भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट के बौद्ध धर्म ग्रहण कर अहिंसा के पथ पर चले जाने का प्रभाव भारत के इतिहास पर हमेशा के लिए रह गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता गया और फिर एक समय संसार के सबसे आक्रामक साम्राज्य के अधिकांश राजा अहिंसा पथ पर चल पड़े। परिणामस्वरूप सैन्य बल में कम होते हुए भी विदेशी हमलावर अपनी आक्रामक रणनीति के बल पर यहाँ के राजाओं को परास्त करने में सफल रहे। 2. तराइन की दूसरी लड़ाई 1192। सन 1191 तक भारत मुख्य रूप से हिंदू राजपूत राजाओं के अनेक साम्राज्यों में बंटा हुआ था। इससे पहले कुछ पश्चिमी हमलावर यहाँ आए जरूर, लेकिन वो भारत के पश्चिमी भूभाग तक लूटपाट करने तक सीमित रहे और वापस लौट गए। सन 1191 में पहली बार अफगानिस्तान के गौर प्रांत के मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसका मुकाबला दिल्ली के उत्तर पश्चिम में स्थित तराइन के मैदान में राजा पृथ्वीराज चौहान से हुआ। गौरी की हार हुई, लेकिन अगले वर्ष वह फिर और अधिक तैयारी और सेना के साथ वापस लौटा। सन 1192 के इस तराइन के युद्ध में अपनी आक्रामक घुड़सेना और रणनीति से उसने चौहान की भारी भरकम सेना को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई में मारा गया। इस युद्ध के बाद भारत में राजपूत राजाओं के राज का धीरे धीरे अंत हो गया। परिणाम, भारत के इतिहास पर इस युद्ध से ज्यादा राजनीतिक सामाजिक प्रभाव किसी और युद्ध का नहीं पड़ा। भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत इसी युद्ध से मानी जा सकती है। 3. पानीपत का युद्ध 1526। उस समय दिल्ली पर लोदी सल्तनत के इब्राहिम लोदी का राज था। दिल्ली के पास स्थित पानीपत में काबुल के शासक बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लोदी की सेना संख्या में अधिक और ज्यादा शक्तिशाली थी, किंतु उस समय के सामरिक हथियारों से कहीं उन्नत हथियार अपनी 24 तोपों के दम पर बाबर ने लोदी की सेना को हरा दिया और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की मौत हुई। इस प्रकार संसार के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक मुगल शासन की भारत में स्थापना हुई। परिणाम, मुगल शासन ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज जो भारत, विशेषकर उत्तर भारत, का ताना बाना है, उसकी नींव मुगल शासन की स्थापना के साथ ही रख दी गई थी। 4. प्लासी का युद्ध 1757। उस समय भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक और भविष्य के सामरिक आधिपत्य को लेकर संघर्ष चल रहा था। सिराज उद दौला फ्रांसीसियों के समर्थन में था। सन 1756 में उसने अंग्रेजों के कलकत्ता स्थित व्यापार केंद्र पर हमला कर वहां मौजूद ब्रिटिश फौज का नरसंहार कर दिया था। प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से गद्दारी कर ब्रिटिश फौजों का साथ दिया। इस लड़ाई के बाद कुछ समय बंगाल की कमान मीर जाफर के हाथ रही, किंतु जल्दी ही उन्होंने वहां का शासन अपने हाथ में लेकर खुद ही बंगाल में राज करना आरंभ कर दिया। परिणाम, प्लासी की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के पांव मजबूती से जमा दिए। लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला की सेना को प्लासी की लड़ाई में पूरी तरह से तहस नहस करके बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित कर दिया। यहाँ से कमाई हुई दौलत के बल उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया और धीरे धीरे पूरे भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर डाली। 5. कोहिमा का युद्ध 1944। कोहिमा भारत में बर्मा की सीमा के निकट नागालैंड में स्थित है। कोहिमा का ये युद्ध इतिहास में पूरब के स्टालिनग्राद के नाम से प्रसिद्ध है। बर्मा पर जापानियों का आधिपत्य था, जिन्होंने भारत में आधिपत्य की महत्वाकांक्षी योजना बनाई ताकि यहाँ संपदा का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सके और अंग्रेजों की ताकत को कमजोर किया जा सके, क्योंकि अंग्रेज भी उस समय सेना और संसाधनों के लिए भारत पर ही निर्भर थे। परिणाम, यहाँ पर मिली पराजय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी फौजों को मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण शिकस्त थी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप और संभवतया सारे संसार में जापानियों को बढ़ने से रोक दिया। इस भयानक युद्ध में जापानियों की हार हुई और भारत का इतिहास नए सिरे से लिखते लिखते रह गया। यदि भारत या इसके बड़े भूभाग पर जापानी अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो जाते तो यह मित्र देशों के लिए बड़ा सामरिक नुकसान होता।
साथ ही भारत का इतिहास भी हमेशा के लिए बदल जाता, क्योंकि संभव है कि मात्र 3 वर्ष बाद भारत को मिलने वाली स्वतंत्रता जापानी शासन के तले संभव न हो पाती। 6. तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई 26 जनवरी 1565 ईस्वी को दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षसटंडी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। तालीकोटा की लड़ाई के समय सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक था, लेकिन वह एक कठपुतली शासक था। वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय द्वारा प्रयोग किया जाता था। सदाशिव राय ने दक्कन की इन सल्तनतों के बीच अंतर पैदा करके उन्हें पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में इन सल्तनतों को विजयनगर के इस मंसूबे के बारे में पता चल गया था और उन्होंने एकजुट होकर एक गठबंधन का निर्माण किया और विजयनगर साम्राज्य पर हमला बोल दिया था। दक्कन की सल्तनतों ने विजयनगर की राजधानी में प्रवेश करके उनको बुरी तरह से लूटा और सब कुछ नष्ट कर दिया। परिणाम: तालीकोटा की लड़ाई के पश्चात दक्षिण भारतीय राजनीति में विजयनगर राज्य की प्रमुखता समाप्त हो गई। मैसूर के राज्य, वेल्लोर के नायकों और शिमोगा में केलादी के नायकों ने विजयनगर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यद्यपि दक्कन की इन सल्तनतों ने विजयनगर की इस पराजय का लाभ नहीं उठाया और पुनः पहले की तरह एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हो गए और अंततः मुगलों के आक्रमण के शिकार हुए। 7. करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मुहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया। नादिर शाह के आक्रमण से भयभीत होकर मुहम्मद शाह 80,000 सेना लेकर निजामुल मुल्क कमरुद्दीन तथा खान दौरा के साथ आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा था। शीघ्र ही अवध का नवाब सादत खां भी उससे आ मिला। करनाल युद्ध 3 घंटे तक चला था। परिणाम: इस युद्ध में खान दौरा युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, जबकि सादत खां बंदी बना लिया गया। सम्राट मुहम्मद शाह निजामुल मुल्क की इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे मीर बख्शी के पद पर नियुक्त कर दिया। सादत खां ने मीर बख्शी के इस पद से वंचित रहने के कारण नादिर शाह को धन का लालच देकर दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा। नादिर शाह ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया तथा वह 20 मार्च 1739 को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन तक रहा और वापस जाते समय वह अपार धन के साथ तख्त-ए-ताउस तथा कोहिनूर हीरा भी ले गया।